वेलकम टू कंसेप्ट डॉक्टर्स। मैंने पिछले लेक्चर में आपको बता दिया था कि इनऑर्गेनिक कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और चैप्टर्स हैं जिसको आपको पढ़ के जाना रहेगा सीबीएसई के बोर्ड में 2023 के लिए, ताकि आपको अच्छा सा नंबर स्कोर कर सकें। तो मैं पिछले लेक्चर में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में बता चुका हूँ और उसके टॉपिक्स मैंने बता दिए कि कैसे टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, किस लेवल तक जा सकता है और कितना मिनिमम रह सकता है, वो मैंने दोनों डिस्कस कर दिया है। मैंने उसमें क्वेश्चंस भी डिस्कस किए थे एक दो कि क्या आ सकता है, किस तरीके से आ सकता है। मैं अब स्टार्ट करने जा रहा हूँ डी और एफ ब्लॉक के लिए, क्योंकि मैं इस समय सिर्फ इनऑर्गेनिक की बात कर रहा हूँ, आगे मैं ऑर्गेनिक की बात करूंगा। हाँ, मैंने पिछले लेक्चर में ये भी कहा था कि ये लेक्चर या ये जो मैं बना रहा हूँ वो बेसिकली बायोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए हिट करने के लिए। हो सकता है आप में से कई सारे बायोलॉजी के स्टूडेंट ऐसे भी हो जो फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ते हो अच्छे से, दैट्स वेल एंड गुड, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनको फिजिकल केमिस्ट्री से थोड़ी घबराहट होती है, तो उनके लिए ऐसा टॉपिक है, इनके लिए ऐसी वीडियो बना रहा हूँ इसीलिए ताकि वो एक गुड स्कोर कर सकें। देखिए, पास हर कोई हो जाएगा, पास के लिए मत पढ़ो भाई, अच्छे के लिए पढ़ो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं डी और एफ ब्लॉक के लिए। डी और एफ ब्लॉक में बता रहा हूँ क्या इंपॉर्टेंट है। देखो, कोऑर्डिनेशन था दिमाग का और कंसेप्ट का खेल। डी और एफ ब्लॉक है कि आप कितने अच्छे से रीजन दे सकते हो। रीजन कब दोगे? जब आपको रीजन पता होगा, और वो रीजन जब तभी पता होगा जब आप एक बार उसको पढ़े होगे। देखिए, जितने भी एलिमेंटल थ्योरीज होती हैं या ग्रुप थ्योरीज जैसी चीजें हैं ना, जैसे पीरियोडिक टेबल की जितनी भी थ्योरीज हैं, उसको जब तक आप एक बार पढ़ोगे नहीं ना, तब तक आपको समझ ही नहीं आना कि क्या पूछ रहा है। इसके सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं बताने जा रहा हूँ आपको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसमें सबसे पहला पूछता है, ये बदनाम ही है, ये जो ब्लॉक है ना, ये किस लिए बदनाम है पता है? मोस्टली डी ब्लॉक किस लिए बदनाम है मैं बताता हूँ। डी ब्लॉक से क्वेश्चन उठ के आ सकता है। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल है, कई सारे ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है ये कई सारे ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। रीजन दो इसके। ये बोलते हैं, ये क्वेश्चन बार बार आता है, लगातार आता है, नहीं लगातार आता तो एक आध साल का गैप कर देगा, लेकिन डी ब्लॉक फेमस ही इसीलिए है क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत ज्यादा वेरिएबल है। ठीक है, अब ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल होने की वजह से कई सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। क्या आ जाता है? कलर क्यों शो करता है? ऑक्सीडेशन वेरिएबल है कलर, और इसका भी रीजन पूछता है, ये भी रीजन पूछता है। डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, अब ये क्या होता है? अब कुछ एलिमेंट्स रेडॉक्स जैसे काम करते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन जैसे, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी उसी में हो जाता है। ठीक है, चौथा, प्रिपरेशन जो है पोटेशियम का परमैंगनेट के साथ, पोटेशियम परमैंगनेट के साथ नहीं, परमैंगनेट का प्रिपरेशन, मैग्नेट का प्रिपरेशन पूछता है पोटेशियम परमैंगनेट का क्वेश्चन। एंथैल्पी का क्वेश्चन पूछता है कि एंथैल्पी का रेशियो बताइए, एंथैल्पी स्कीम बताइए। डी और एफ ब्लॉक में क्या है? डी ब्लॉक में मोस्टली ये जो क्वेश्चन है इस समय सिर्फ डी ब्लॉक की बात कर रहा है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यही था, ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी वेरिएबल होती है। उसी की वजह से क्वेश्चन आया कि कलर क्यों इसका चेंज होता है, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल होती है। हाँ, डी ब्लॉक पता है, डी ब्लॉक ना कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन भी करता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन वाई। क्यों कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करता है? इसका भी रीजन एक ही है, इसके पास बहुत सारे ऑक्सीडेशन स्टेट होता है इसीलिए। तो ये जितने क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन देखिए, मैं जो लिखा हूँ इसमें से 100% कुछ आ जाएगा, कंफर्म आ जाएगा इसमें से। मैं आपको बेट लगा सकता हूँ इस बात पे कि ये जो क्वेश्चन मैंने लिखा है ना, इसमें से कंफर्म आपको पेपर में मिल जाएगा। तो आप ऐसे टॉपिक स्मार्ट स्टडी करिए ना। अब आपके पास समय नहीं है, अगर आप बिल्कुल ही नहीं छुए, जो कि गलत बात था, केमिस्ट्री को छूना चाहिए था थोड़ा सा, लेकिन इनके साथ आपने बिल्कुल भी नहीं छुआ या जो भी रीजन की वजह से आपने केमिस्ट्री नहीं पढ़ पाया, भाई ऐसे टॉपिक्स को पकड़ के खत्म कर दो ना, जिसके वजह से कई सारे और क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। आपको पता चल जाएगा कि ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल क्यों होती है। तो आपसे ये सब क्वेश्चन पूछेगा ना, तो यार मैनिपुलेट करके इधर उधर लिख देना उसमें कि ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल। डी ब्लॉक बदनाम ही इसीलिए है क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल होता है। कुछ नहीं रीजन समझ में आएगा ना यार मेरे भाई, मतलब मैं बता रहा हूँ ऐसे, मतलब इसको गलत वे में मत लेना कि मैं क्या बता दे रहा हूँ। मैं बस बता रहा हूँ कि कैसे मतलब मैनिपुलेशन कर सकते हैं। भाई कुछ नहीं समझ में आएगा ना, पूछ देगा कलर क्या है, तुमको कुछ नहीं समझ में आ रहा है ना कि कलर क्यों चेंज हो रही है, तो इतना दिमाग लगाना कि डी ब्लॉक पूछ रहा है, और डी ब्लॉक की सबसे खास बात होती है ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी बहुत चेंज होती है। रीजन लिख दो, अरे नंबर से मतलब है मैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ऐसा भी नहीं है कि तुम लोग से कॉम्प्लेक्स मैग्नेटिक मूवमेंट पूछा है तो उसमें आप जो बता रहे हो ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल होता है ऐसा कुछ भी मत करना।
तो ये सब नॉर्मल था, ठीक है। ये सब कंफर्म पूछेगा और इसको ध्यान दीजिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा। मैं बोल रहा हूँ मुश्किल से ना 30 मिनट्स लगेंगे आपको डी ब्लॉक का इतना चीज समरक्राइज करने में, अपने आप दिमाग में बैठाने के लिए सिर्फ 30 मिनट लगेगा ये सबको, ठीक है। और डी ब्लॉक हो गया। ये जो मैं बनाया, ये मैंने 5 साल का मैंने पूरा इसमें इंफॉर्मेशन गैदर किया था पढ़ के कि कौन सी क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किस सब्जेक्ट के लिए, किस टॉपिक्स के लिए। तो इसको मैं होप आपने देख लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए था आपको बैग जाके, मैं वापस नहीं लिखूंगा कुछ, मजाक कर रहा हूँ भाई, ले लेना चाहिए था स्क्रीनशॉट, ठीक है। एक क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, मैंने इसको अपने टाइम पे भी देखा था, और मैंने जब आप लोग के 2-3 साल पहले के क्वेश्चन पेपर देखे ना, तभी भी मुझे क्वेश्चन दिखाई दिया। देखिए क्वेश्चन कितना सही क्वेश्चन था, देखिए द ई नॉट वैल्यू ऑफ M2 प्लस से M जा रहा है फॉर कॉपर, कॉपर इज पॉजिटिव, ठीक है, इज पॉजिटिव, कॉपर इज द ओनली मेटल in the first series of transition metals elements showing this behavior। अब क्वेश्चन ये जो था ना, ये क्वेश्चन जो है ना, इसको स्टार मार रहा हूं मैं भाई, ये हमारे जमाने से लेके अभी तक ये क्वेश्चन इतना ट्रेंड में ना कि मैंने इसको इतनी बार देखा। हाँ, हमने खुद इसका एग्जाम दिया था ना, तो 2017 में ये क्वेश्चन आया था, और मैंने कल फिर से पढ़ा ना, मेरे को एक क्वेश्चन दिखा भाई, इसकी कुछ औकात है। इसका रीजन आप लोग ना अपने हिसाब से, अपने अंडरस्टैंडिंग से एक अच्छी सी कॉपी, नहीं तो NCERT से ही पढ़ देना। आपके पास गाइड भी होंगी कई सारी गाइड में बहुत अच्छा सिखाया भी गया इसका रीजन। तो इसको अच्छे से लिख, इसमें गलती मत करना। मतलब कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आउट हो सकते हैं, जैसे आउट हो गया भाई, ये क्वेश्चन आता है यार, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब तुम सोच सकते हो 2017 से 2023 आ गया है, हमको अभी भी ये क्वेश्चन दिख रहा है, तो कुछ बात है इस क्वेश्चन में ना, इसीलिए तो पूछा जा रहा है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन बेस बनाता है आपको आगे की स्टडी के लिए, तो इस पर ध्यान दे देना। देख लो फिर इस बार ये हो गया। हाँ, अब डी ब्लॉक में याद रखना, बहुत बेसिक चीज बता रहा हूँ। देखो, साइंस टीचर वेरी क्रूअल, मांगे फीस कोई नहीं कुछ जानता, ठीक है। अब ना आपको ये जानना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि 21, 22, 23, 24 है, 25 है, 26, 27, 28, 29 होता है और ये 30 होता है। ये तो आखिरी वाले है ना, ये स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ जाता है, ठीक है। स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन गूगल कर लेना क्या होता है, मैं डेफिनेशन नहीं देने जा रहा हूँ, मैं बस आपको ये बताने जा रहा हूँ कि डी ब्लॉक में इंपॉर्टेंट क्या है। स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन वो होता है कि वो स्टेबिलिटी अचीव कर लेता है। अब मेरी बात सुनिए, कुछ आपको 1:2:2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने आना चाहिए। जो 21 है ना, 22, ये सब आपको डी एलिमेंट्स का, डी ब्लॉक का बताता है, तो कुछ नहीं। 3D का सीरीज है ये, 3D का सीरीज था, 3D लिखिए 1 करके आगे 4:2 कर दीजिए, ठीक है। 3D2 4:2, 3D3 4:2, 3D4 3:3, 3D। अब बस वेरी पे आ गए। अब यहाँ 4 मत लिखिएगा, अब यहाँ पे 5 लिखिए सीधे, और यहाँ पे 4s1। क्यों? क्योंकि हाफ फील्ड इज मोर स्टेबल। तो क्रोमियम और यहाँ कॉपर, इन दोनों का यही ट्रेंड है। कॉपर कैसे लिखते हैं? 3D10 4s1 है। अभी भी आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालिएगा ना, तो आएगा यही नंबर 29, लेकिन एस का एक इलेक्ट्रॉन ये अपने डी में फिल कर लेता है ताकि एक स्टेबलाइज फॉर्म में आ जाए, फुल फील्ड। और ये था हाफ फील्ड, क्रोमियम था हाफ फील्ड। कैसे हाफ फील्ड आया? इस कॉन्फ़िगरेशन को देखिए, ठीक है। ये 2-4 टर्म्स थे, इन सब पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, उधर फंसिएगा मत, एकदम अंधा घोड़े की तरह नहीं दौड़ना है, अपना ट्रैक क्लियर रखना, ठीक। चलते हैं आगे। एफ ब्लॉक पे आते हैं।
एफ ब्लॉक पे ध्यान से सुनिए, एफ ब्लॉक का लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स होता है। एक्टिनाइड्स मैं देख लूं अपना कैमरा एक बार ऑन है कि नहीं, ऑन है। लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स, ठीक है। इस पे पूछता है पहला क्वेश्चन, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन पढ़ लेना। लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन मात्र एक पन्ने की डेफिनेशन होगी, छोटी सी कंसेप्ट क्लियर करके चल देना। लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है ये पढ़ना। एक्टिनाइड में ऐसा कुछ नहीं। ये दूसरा क्वेश्चन आ रहा है, +3 ऑक्सीडेशन शो करता है, ठीक है, मोस्ट कॉमनली, लेकिन इसके कुछ एलिमेंट्स +2 एंड +4 भी शो करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ +3। तो अगर पूछ लेगा कि +3 शो करता है तो गलत है भाई, +3 नहीं, जनरली +3 करता है, लेकिन कुछ जो हैं वो +4 भी और +2 भी शो करते हैं, याद रखिएगा। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो ऐसे शो करते हैं। एक्टिनाइड्स में क्वेश्चन आता है कि इसका नीचे जाने लगेंगे तो या राइट साइड जाने लगेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या फर्क आ रहा है, या मोस्ट रेडियो एक्टिव कौन सा है, ठीक है। ये सब क्वेश्चन आएगा यहाँ से। इंपॉर्टेंट लैंथेनाइड था, एक्टिनाइड पे ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं ये लोग, लेकिन आपको ध्यान देना है, क्योंकि आप ध्यान नहीं दिए और सीबीएसई ध्यान देगी तो आप दिक्कत में आ जाओगे, ठीक है। ये ध्यान देना, ये क्वेश्चन ध्यान देना, अच्छा क्वेश्चन था, +2 +4 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला, ठीक है। एक्टिनाइड का एक ऑक्सीडेशन, इधर ऑक्सीडेशन वाला चल रहा है, टॉपिक चल रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहा है, यहाँ पे दिखाता है +4 और +6। क्यों? इसका भी रीजन देख लेना। इसका रीजन इसके शेल में है, इसका रीजन भी इसके शेल में था। ये जो इसका रीजन था ना, पता है क्या, लैंथेनाइड में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, लेकिन +2 और +4 भी दिखाता है। इसका रीजन पता है क्या है? इसका रीजन था स्टेबिलिटी आने के लिए। जैसे पीछे हम लोग ने देखा था जिंक में कि जिंक बोलो सॉरी कॉपर में देखा था ना, S से B में इलेक्ट्रॉन चला गया था, वैसे इधर भी होता है, ठीक है। और इसका रीजन पता है क्या है कि +4 और +6 ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो कर रहा है? इसका रीजन शेल्स में है। जो शेल है ना, शेल के अंदर क्योंकि एनर्जी सेम हो जाती है तो ऑक्सीडेशन हो जाता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करके। तो डी और एफ ब्लॉक का ये था टॉपिक। मैं अगले में आऊंगा पी ब्लॉक लेके आपके लिए। टॉपिक क्लियर करते हुए चलना आगे।